नमस्कार, मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मार्केट अपडेट्स में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्योंकि कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड में अगर देखें तो करीब करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास की गिरावट देखी जा रही है MCX पर, और अगर सिल्वर में देखें तो करीब करीब 4 से 5 हज़ार के आसपास की गिरावट सिल्वर में भी देखने को मिल रही है MCX पर। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन केडिया सर। केडिया सर से हम जानेंगे इस वीक की स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में आगे की दिशा तय होने वाली है, और गोल्ड और सिल्वर आगे कहां तक पहुंचने वाला है, या फिर गिरावट का दौर जो है वो जारी तो है ही पहले से, आगे कहां तक, फिर नीचे के स्तर पर आगे कहां तक पहुंच सकता है। हेलो केडिया सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सुमित जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है सर माहौल गोल्ड और सिल्वर का? हमें मुझे याद है कि पिछली बार जब हमने बात किया था तब भी यही लेवल था, अब भी यही लेवल दिखाई दे रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब अगर बात करें तो लास्ट वीक एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, 14300 के आसपास हम देख रहे थे कि गोल्ड ट्रेड कर रहा था। लेकिन वीकेंड पे जैसे ही हमने देखा कि ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो वापस शुरू हो गई, और उसकी वजह से फिर हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में जो पहले से प्रेशर चल रहा था इस वॉर की वजह से, वो प्रेशर दोबारा आना शुरू हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमने लास्ट वीक स्ट्रैटेजी आपके यहाँ डिस्कस करी थी कि शॉर्ट टर्म बेरिश और लॉन्ग टर्म बुलिश, वही स्ट्रैटेजी अभी भी कायम रहेगी। ओके सर, इस वीक में सर क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है सर गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर के? देखिए MCX में पहली बात तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि लास्ट वीक जब हमने शुरू किया था तब चांदी MCX में इंपोर्ट कॉस्टिंग से 18,000 रुपये ऊपर ट्रेड कर रही थी, और गोल्ड जो है वो लगभग 800 से 900 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज चांदी जो है वो 11-12 हजार रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, और गोल्ड 800 रुपए के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले हफ्ते से यहाँ तक 1600 रुपए की गिरावट गोल्ड में, और लगभग चांदी में 7 से 8 हजार रुपए की गिरावट जो है वो डिमांड नहीं होने की वजह से है, और सप्लाई जो DGFT ने अप्रूवल्स दी उसकी वजह से। तो जब हम लेवल्स की बात करें तो आपको इन लेवल्स को बहुत ध्यान से देना। तो MCX में अगर मैं बात करता हूँ तो 1,40,500 का गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे में 1,38,500 का दूसरा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है 1,44,800 का जो रेजिस्टेंस है ये इस बार बहुत मायने रखेगा, और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है 146,500। तो ओवरऑल 146,500 ऊपर में और नीचे में 138,500, ये एक रेंज जो है वो सबसे रहने वाली है। रेंज कुछ हमारे दर्शकों को बड़ी लग सकती है, उसका एक कारण है कि कल यूएस से महंगाई का डेटा आने वाला है, और केविन वॉश टेस्टिमनी भी है कांग्रेस में। तो जब केविन वॉश की टेस्टिमनी होगी, चूंकि ये पहली टेस्टिमनी है उनकी फेड चेयरमैन बनने के बाद, तो वोलेटिलिटी जो है वो काफी हाई रहेगी। और दूसरा जो है कल इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो भी हम देखते हैं, जब भी बाजार में आता है तो 100 से $125 की चाल जो है वो लेके आता है, तो इसलिए ये ज्यादा है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर में 2,24,000 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस है 2,28,000 रुपए का। सपोर्ट 2,13,000 और 2,08,000 पे। सुमित जी। ओके सर, आमतौर पर हमें देखते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो कीमती धातुएं जो हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, इनके प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में चल रहे हैं। क्या वजह है सर इसकी? सुमित जी, अब क्या है कि टेक्स्ट बुक्स में जितनी चीजें हमने पढ़ी थी कि सेफ हेवन, आज से अगर जो लोग 2005-6 में ट्रेड करते थे 2008 के पहले, उनको पता है कि सेफ हेवन रिस्क माना जाता था, गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता था, कि महंगाई बढ़ती थी तो गोल्ड भी बढ़ता था। आज महंगाई बढ़ती तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जो है खतरा आ जाता है, और गोल्ड सिल्वर और बाकी सभी एसेट क्लासेस में हम डाउनफॉल देखते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो लिक्विडिटी चेस करने लग गई कि पैसा जो है वो किधर जा रहा है, पैसा जिस एसेट क्लास में जाएगा वो पर्टिकुलर एसेट क्लास जो है वो बढ़ जाएगी। तो युद्ध के टाइम पे एक तो क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो ऑलरेडी $2,000 का, $2,200 का जो है वो $5,000 हो चुका था। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कई देशों के इंपोर्ट जो बिल्स हैं या ट्रेड डेफिसिट है उसके ऊपर खतरा पैदा हो गया। तो उसको कवर करने के लिए चूंकि उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ था और गोल्ड प्रॉफिट में था, तो उन्होंने गोल्ड को निकालना उचित समझा, और वहां से गोल्ड में सेलिंग आ गई। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्रूड में तेजी आती है तो वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर में मंदी आने लगती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि क्रूड इज नाउ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड एंड सिल्वर। ओके सर, आज US CPI का डेटा आने वाला है जैसा कि आपने बताया, और सर इसमें अगर डेटा स्ट्रांग आता है अनुमान से,
तो फिर कितनी गिरावट हो सकती है गोल्ड में, और अगर वीक आता है तो फिर कितनी तेजी हो सकती है गोल्ड में? क्या टारगेट लेके चले सर? देखिए, डेटा कल आने वाला है और इसमें अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा आता है जिससे हमें लगता है कि आगे जाके यूएसपीसी इंडेक्स 4.2% 4.3% को क्रॉस कर सकता है, तो आप ये मान के चलिए जो मंदी आएगी वो बहुत जोरदार आएगी और गोल्ड जो है वो लगभग 2.5 से 3% गिर भी सकता है। अब वापस आते हैं कि भाई अगर अच्छा आया, फेवरेबल आया, तो फेवरेबल में 3% के आसपास आता है तो कुछ ही नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत गोल्ड बाउंस कर जाएगा। अनटिल अनलेस ये कुछ भी ऐसा नहीं दिखाता है जिससे हमें ये लगे कि जो कोर पीसी इंडेक्स है वो, या पीसी इंडेक्स जो है वो आगे जाके इस डेटा की वजह से 2.5% के नीचे आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कोई जोरदार बाउंस इस डेटा की वजह से देखने को मिलेगा। और इसकी संभावनाएं जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो है वो अभी भी काफी ऊपर चल रहे हैं। ओके सर, एक और सवाल है मेरा इस डॉलर इंडेक्स को लेकर के और यूएस बॉन्ड यील्ड को लेकर के। इस पे किन स्तर पर नजर रखनी चाहिए कि थोड़ा अच्छा खासा मुनाफा बनाया जा सके गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि इनकी चाल काफी ज्यादा गोल्ड सिल्वर को प्रभावित कर रही है? देखिए, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड आज की अगर हम बात करें तो अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है और 4.23 के आसपास ट्रेड कर रही है। 4.4 के आसपास अगर ये आती है तो वहां से मुझे लगता है कि हम एक यू टर्न देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स अब पॉजिटिव खबरों में उतना अच्छा बाउंस नहीं दे रहा है उसमें। अब हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव खबरें आ रही हैं तो वो कम चलता है ऊपर की तरफ, और नेगेटिव खबर आती है डॉलर इंडेक्स के लिए, मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जब डॉलर इंडेक्स के लिए कोई नेगेटिव खबर आती है तो वो टूटता ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स हैं उनका एज अ सेफ हेवन डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस जो 12 मई, 25 मई, 26, 27 मई के आसपास था, उतना कॉन्फिडेंस अब हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरा मानना है कि जब तक वो 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक जो है डॉलर इंडेक्स से गोल्ड सिल्वर को कोई खतरा नहीं है। जो खतरा अभी बना रहेगा युद्ध के टाइम पे वो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड से बना रहेगा। जैसे जैसे अगर ये 4.25 के लेवल को क्रॉस कर जाती है तो फिर हम एक बड़ा हैवी करेक्शन गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखेंगे। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनको क्या सलाह देंगे सर? बाई करें, होल्ड करें या फिर एग्जिट करें? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सितंबर तक जो है जो ये मौका उनको मिल रहा है उसमें उनको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर जो है हमारा मानना है कि एक बड़ी अच्छी तेजी जो है वो बाजारों में देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, एक चीज और है सर, जुलाई और अगस्त को लेकर के आमतौर पर सर ये देखा जाता था कि जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग ही है। क्या सर इतिहास बदल रहा है क्या? मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ। देखिए, जून जुलाई अगस्त तीनों महीने लेते हैं। जून के महीने के अगर हम 26 साल का डेटा को देखते हैं तो हम देखते हैं 60-65% ऑफ द टाइम वो नेगेटिव रहा है, और इसी के अपोजिट जुलाई अगस्त का जो महीना रहा है वो जनरली हमने देखा है ऑन एन एवरेज 1.5% से 2.25% के आसपास ऊपर रहता है। और दूसरा क्या है कि जुलाई अगस्त में हम ये देखते हैं कि जो डिमांड है वो भी बढ़ती है गोल्ड सिल्वर में। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरएसआई डाइवर्जेंस करके एक टेक्निकल पैटर्न होता है। उसमें क्या होता है कि बाजार सपोज मान लीजिए लोअर लो लगा रहा है लेकिन आरएसआई नया लो नहीं लगाती है, तो इसको टेक्निकल डाइवर्जेंस बोलते हैं। या अपोजिट साइड में आरएसआई जो है वो नया हाई नहीं लगा रही है लेकिन प्राइस जो है वो नया हाई लगाता है। अब अभी जून के लास्ट वीक में जब नया लो लगा उस समय आरएसआई ने नहीं लो लगाया, तो वो एक डाइवर्जेंस बना है। तो बियर मार्केट में जब ईएमए स्टॉक्स नेगेटिव है, जैसे अभी अगर आप देखें तो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं, जो कि बियर मार्केट का परिचायक है। तो इस तरह के बियर मार्केट में जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन बनी आरएसआई डाइवर्जेंस की, तो मैं ये डेटा आपको जो दे रहा हूँ ये पिछले करीब आप समझिए 11,000 दिनों का डेटा है। 11,000 दिनों में जब भी बियर मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बनी तो 62% ऑफ द टाइम 60 दिनों में मार्केट 5% अप गया। तो नीचे 5% जाने से पहले 60% ऑफ द टाइम 5% अप साइड गया है। तो ये भी एक बार सर इसको और रिपीट करेंगे क्या? 11,000 दिनों का डेटा और क्या सर 62%? देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि आरएसआई डाइवर्जेंस होता है। आरएसआई आपको ये बताती है कि बाजार ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो जनरली क्या होता है 60 के ऊपर अगर चल रही है आरएसआई तो ये माना जाता है कि जो बाइंग प्रेशर है वो काफी स्ट्रांग है, और अगर 30 के नीचे चल रही है तो सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग माना जाता है। इसी की तरह जब बाजार आपका नया हाई लगाए तो ये माना जाता है कि आरएसआई को भी नया हाई लगाना चाहिए। लेकिन बाजार ने नया हाई लगा दिया और आरएसआई ने नहीं लगाया, तो दैट मीन्स कि अब जो तेजी बन रही है ये तेजी उतनी बैक्ड बाय फंडामेंटल्स नहीं है, और ये तेजी कभी भी पलट सकती है। बाजार का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है एक बार। सिमिलरली अगर बाजार नए लोअर लो लगा रहा है और आरएसआई ने अपना नया लो नहीं लगाया है तो इसको हम आरएसआई इसको भी डाइवर्जेंस बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं।
तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बाजार जो है फिर एक ट्रेंड चेंज दिखाता है ऊपर की तरफ। तो हमने जब 11,000 दिनों में इसको एनालाइज किया कि अभी के बाजार में, जैसे अभी मंदी चल रही है, मंदी का बाजार क्या होता है कि आपका 10 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, और भाव 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे। जब भी इस तरह की सिचुएशन लास्ट 11,000 दिन में बनी है तो क्या हुआ है आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस में, तो हमने ये देखा है कि 62% ऑफ द टाइम 60 दिनों में 5% का अपसाइड आया है। और ये अपसाइड जो आया है ये इसने डाउनसाइड जो है ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% का दिया है। तो अगर इस चीज को हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि $200 की तेजी, यानी $4,300 4350 का जो लेवल है वो अगले 2 महीने में हमें एक बार दिखाई देना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन डेटा ओनली। ओके सर, कल यूएस सीपीआई का डेटा है, सॉरी मैंने पिछली बार आज बता दिया था, तो कल यूएस सीपीआई का डेटा है और उसके बाद यूएस फेड, और इसके अलावा जो इन्वेस्टर हैं उनको किन किन इवेंट्स पे ध्यान रखना चाहिए जो ग्लोबल इवेंट है जो प्रभावित कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों की चाल को? देखिए, 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। पहला, हमें सीपीआई डेटा पे ध्यान देना है इस हफ्ते के। दूसरा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। देखिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि कारखाने के लेवल पे, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लेवल पे महंगाई कितनी बढ़ी। तो अगर सपोज मान लीजिए इस महीने जो ये जून का डेटा आएगा, अगर जून के महीने में कारखानों का उत्पादन महंगा हुआ है, तो अगर उनकी लागत महंगी हुई है तो वो आपको जब अगस्त में जुलाई का डेटा सीपीआई का आएगा तो उसमें प्रदर्शित होगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो है वो लॉस में धंधा नहीं करेगा। अगर उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी लागत बढ़ रही है, तो वो कस्टमर के लिए भी दाम बढ़ा देता है। तो आपको पीपीआई का डेटा देखना है। और तीसरा, आपको केविन वॉश की स्पीच के ऊपर ध्यान देना है जो वो टेस्टिमनी कांग्रेस में देंगे। और चीन के ऊपर कितनी नजर रखनी है सर, क्योंकि 20वें महीने का डेटा आया तो उसमें भी उन्होंने खरीदारी किया है, चीन की तरफ से खरीदारी की गई है। इसके साथ ही एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूं सर, पेपर गोल्ड पे जो ट्रेडिंग होती थी उसको लेकर भी उन्होंने रोक लगा दी है, जो शायद 24 जुलाई से प्रभावी होगा। तो चीन पे कितना ध्यान रखना चाहिए सर फिलहाल? जी, पहले आते हैं पेपर गोल्ड की रोक पे। जो ये पेपर गोल्ड की रोक है ये आज की नहीं है, ये 4 साल की रोक है, ठीक है। और ये अब अपने अंतिम चरण में है, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने जितने जितने एक्सेप्शंस दे रखे हैं ये सारे एक्सेप्शंस हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब हमारे पास एसएचएफई है, शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है, तो फिर हम शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के अंदर रिटेल को क्यों काम कराएं, हम दोनों जगह सरदर्दी क्यों लें। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप शंघाई फ्यूचर एक्सचेंजेस में जाके कर लीजिए। एक तो इससे क्या होता है कि आर्बिट्रेज जब दोनों एक्सचेंजेस के बीच का आता है तो वो आर्बिट्रेज जो है मौका खत्म हो जाएगा। तो जो ड्यू वोलेटिलिटी आती है बाजार में, उस वोलेटिलिटी को खत्म करने का सकारात्मक कदम है चाइना का। दूसरी हम बात करें तो 20 महीने से जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो गोल्ड की बाइंग चल रही है चाइना के अंदर। पर ये जो बाइंग चल रही है ये सेंट्रल बैंक की चल रही है, और वो सेंट्रल बैंक इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि उन्होंने 2008 से लेके अब तक जो उनकी जीडीपी है उसका लगभग डॉलर टर्म से 5 गुना करेंसी छाप दी है। जब इतनी बड़ी करेंसी छाप दी है तो जनरली हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें इम्पैक्ट आना चाहिए, उनकी करेंसी वीक होनी चाहिए, पर उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई क्योंकि कैपिटल कंट्रोल्स जो चाइना ने लगा रखे हैं उनको उसने बहुत खूबसूरत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो जब ये सारी सिचुएशन में क्या है, रिस्क आज ये है कि अगर कल को ये लीकेज हो जाता है तो कैपिटल आउटफ्लो एक बहुत बड़ा होगा चाइना से, जिसको संभालना मुश्किल होगा। तो जब गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड आपका क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी रिजर्व होता है, कि वो आपके रिजर्व की क्वालिटी बताता है। तो अभी भी चाइना का जो रिजर्व है जिसमें गोल्ड जितना परसेंटेज होना चाहिए उसका बहुत कम है, और जो सेंट्रल बैंक लेवल पे वो बाइंग हो रही है। लेकिन अगर मैं वहां के इन्वेस्टर की बात करूं तो अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रीसेंट डेटा आया है जून का, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ईटीएफ की जो सेलिंग हुई है वो अमेरिका और चाइना से ही हुई है। राइट सर। सर एक चीज और है, कॉमेक्स को अगर हम देखें और एमसीएक्स को देखें तो दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस नजर आ रहा है हमें, कम से कम 10% के आसपास की जो डिफरेंस है, तो क्या सर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब ये डिफरेंस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद खरीदारी करें तो उनको 10% के आसपास का फायदा मिल सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो गोल्ड डिस्काउंट में चल रहा है एमसीएक्स के अंदर भी और फिजिकल मार्केट के अंदर भी, तो उनके लिए तो बेनिफिटेड है। ये जो 12-15% का डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी का डिफरेंस है, क्योंकि ये इम्पोर्ट ड्यूटी अभी 15% चल रही है और ये ड्यूटी अभी कम नहीं होने वाली है। ये ड्यूटी अभी आगे आने वाले समय में रहने वाली है। तो जब तक ये ड्यूटी रहेगी तो उसमें आप इसको दरकिनार कर सकते हैं, और इसके सामने आप ये कर सकते हैं कि भाई चूंकि अभी अगर मैं एमसीएक्स की बात करूँ तो 800 रुपए डिस्काउंट में, फिजिकल मार्केट में करीब 1400-1500 रुपए डिस्काउंट में है। तो ये तो समय है कि जब आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय फेस्टिवल सीजन का है। तो फेस्टिवल सीजन में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ये डिस्काउंट भी कम होगा, प्रीमियम भी में कन्वर्ट होगा।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज का बेनिफिट भी उठा सकता है। ओके सर, ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ज्वेलरी में? देखिए, मैं तो ज्वेलरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि आप ज्वेलरी में ही करें, क्योंकि आपको रात को 2 बजे भी पैसे की जरूरत होती है, तो आप अपने लोकल ज्वेलर का दरवाजा खटखटा के ज्वेलरी देके उस पैसे को इनकैश करा सकते हैं। Okay. और दूसरा देखिए क्या होता है सुमित जी, कि दिमाग का सुकून जो होता है ना, जो मेंटल पीस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये मान के चलिए, जब आप फिजिकल गोल्ड घर पे लेके आते हैं ना, तो बीवी चाय और खाना दोनों बहुत अच्छा बना के देती है, तो आपकी जो मेंटल पीस है वो भी बनी रहती है। ओके, पर नुकसान क्या है सर इसमें, फिजिकल गोल्ड खरीदने में? फिजिकल गोल्ड खोलने में एक आपका स्टोरेज का, सिक्योरिटी का नुकसान होता है कि आज गोल्ड जो है 1.5 करोड़ रुपए का हो गया है 1 किलो, तो आप उसको कहाँ रखोगे। पर आज ज्वेलरी की शॉप्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो अब आजकल इंश्योरेंस की स्कीम्स आ गई हैं, आप ज्वेलर की दुकान से जिस समय ले रहे हो उसी समय आप कुछ परसेंटेज, 1% या 1.5% शायद उसका प्रीमियम आता है, तो वो दे के आप ले सकते हो। तो नुकसान मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आते। इनफैक्ट ETF से जब आपको अगर गोल्ड लोन की जरूरत होती है तो थोड़े बहुत इश्यूज भी आते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड के अगेंस्ट में, फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट में लोन चाहिए, तो आपके घर बैठे आजकल लोन मिलने की सुविधा है गोल्ड के अगेंस्ट में। बिल्कुल। एक सवाल और है सर, अंतिम सवाल है। सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों को हम देख रहे हैं, लेकिन सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल है, गोल्ड कम वोलेटाइल है। जब सिल्वर जब चलना शुरू हुआ था सिल्वर, तो सिल्वर में तेजी भी ज्यादा आई थी गोल्ड के मुकाबले, रिटर्न भी ज्यादा मिला था और गिरावट भी ज्यादा देखी जा रही है। तो सिल्वर सर क्या 2 लाख का लेवल ब्रेक कर सकता है क्या सर नीचे की तरफ? देखिए, सिल्वर की चंचलता जो होती है वो गोल्ड से ज्यादा होती है, और सिल्वर को इसीलिए चंचल बोला गया है। तो देखिए, 2 लाख के लेवल की बात करें तो अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें अगर हम देखें तो 56 के आसपास, 55-50 का लो लगा था, और वहां से हमने 63 का लेवल आते हुए देखा। तो ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर में हम देख रहे हैं सेल ऑन बाउंस में जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो बार बार आके एक्टिव हो रहे हैं, और बार बार आके जो है वो पोजीशन सेल की ही बना रहे हैं। और MCX में भी अभी भी 11,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो चल रहा है। तो आने वाले समय में अगर DGFT जो है वो सिल्वर के और इम्पोर्ट की परमिशन खोल देता है, तो ये जो 11,000 रुपए का प्रीमियम है, जैसे आज हमने MCX में डिस्काउंट आते देखा, ये भी 3-4 हजार के डिस्काउंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली MCX में 2 लाख या उसके नीचे भी भाव बन सकते हैं। ओके। और सर, गोल्ड को लेकर जो चर्चा चल रही है कि 1,10,000, 1,20,000 के आसपास आ सकता है, ऐसा हो सकता है क्या अगर सपोर्ट टूटता है तो? सुमित जी, मैंने तो सुना है कि गोल्ड लेने जाएंगे तो आदमी फ्री में 1 की जगह 2 दे देगा। देखिए, 1,10 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,10 को अगर आप भाव में देखें तो लगभग 30,000 या 20% और यहाँ से नीचे होता है, तो लगभग $3,200 के आसपास आता है। तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आप डेटा को देख भी सकते हैं कि जब भी 4.75 के आसपास या 4.7 के आसपास लास्ट 2-3 साल में यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आई है, तो आप देखिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट को खुश करने के लिए कोई ना कोई अनाउंसमेंट किया गया है ताकि जो यील्ड्स है वो नीचे आए, डॉलर इंडेक्स कूल हो, तो वो आ जाता है। तो आप देखिए ऑलरेडी जो है वो 4.5 के ऊपर चल रहा है, 4.23 के ऊपर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, यानी 4.4 तक अगर हम जाते हैं तो लगभग आपका 4% के आसपास का वीकनेस रहेगा। तो वो 4% का वीकनेस अगर आता भी है तो मान लीजिए आप 10% इसका अगर डबल भी ले लें तो गोल्ड में 10% का वीकनेस मैक्सिमम साइड आ सकता है। लेकिन उन लेवल्स पे क्या होगा कि फिर मार्केट को पॉजिटिविटी की खबरें आने लगेंगी। आज $40 ट्रिलियन का यूएस का डेट है, तो अगर शॉर्ट टर्म डेट अगर आप रोल ओवर करेंगे 4.4% में, तो ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो डिफेंस बजट को क्रॉस कर चुका है, और कांग्रेस कभी भी उसको अप्रूव नहीं करेगी यूएस के अंदर। तो कहीं ना कहीं यूएस को या तो अपने गोल्ड रिजर्व के अंदर कुछ करना पड़ेगा ताकि उसकी बैलेंस शीट ठीक हो सके, या फिर उसको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि जो बॉन्ड मार्केट है ये आगे जाके अगले 4 से 6 महीने में कूल ऑफ हो सके। मतलब सर 1,10,000, 1,15,000 के आसपास आना थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम में। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बोलूंगा, USD INR आज 96 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर भगवान न करे 96.30 के ऊपर क्लोज होता है तो 98-80 तक के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर USD INR ऊपर जाता है तो MCX में वैसे भी आपको उसका बेनिफिट दिखाई देता है। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद सुमित जी। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे जी सर कि जो भी हमने यहाँ पे पोजीशंस या जो भी हमने अपने व्यूज डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए हुए हैं, और इसके साथ में जो मेरा व्यू है शॉर्ट टर्म नेगेटिव और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में मेरी MCX और ETF के अंदर मेरी पर्सनल पोजीशंस भी बनी हुई है। धन्यवाद।